अगला पॉइंट ले लेते हैं हम लोग। गुड्स used for providing services during warranty period. Okay, goods used for providing services during warranty period. Okay, इसके किया है। यस, इस पर क्या किया जाए? ये भी नहीं होगा। अच्छा, बताइए। आप अपने यहाँ कोई सामान खरीद के लाए तो दो ही तरीके की फैसिलिटी उसके साथ प्रोवाइडेड होगी, गारंटी और वारंटी। या तो गारंटी होगी या वारंटी होगी। और ये क्या है बेटा? गारंटी या वारंटी जब भी आपने पढ़ी है इन द मार्केटिंग, तो बेसिक इनका नेचर क्या है? सर हम इसे मतलब कुछ टाइम पीरियड रहता है जिसमें कि अगर ये खराब हो जाए या फिर कोई प्रॉब्लम हो तो हम उसे रिटर्न कर सकें। अच्छा, तो इसको हम लोग बिजनेस कैसे बोलें? आफ्टर सेल सर्विसेज, यही तो बोलेंगे ना? जहां यस भी सर। आपने पढ़ा होगा। अब मेरी बात याद आ रही होगी कि गुड्स का वारंटी हो या गारंटी हो, ये क्या है? आफ्टर सेल सर्विसेज है। हम लोग इसको बड़ा बड़ा अच्छा सा मार्केटिंग में पढ़ते हैं जिसकी आफ्टर सेल सर्विसेज बड़ी अच्छी हैं, और जो उस पे जो वादा करते हैं उस पे बड़ा अच्छा करते हैं, उनकी गुडविल बन जाती है और ये हो जाता है, उनका सामान बहुत बिकता है, ऐसे करके खूब समझाए। और इसको कई दफे डाटा भी होगा आपने। तो ये आफ्टर सेल सर्विसेज है, मतलब सेल हो गई, ये तो कंफर्म हो रहा है ना भाई? सेल हो गई तभी तो आफ्टर सेल सर्विसेज जनरेट हुई। तो अगर सेल हो चुकी है तो आउटपुट क्रिएट हो चुका है। आउटपुट टैक्स क्रिएट होना एक कारण है सबसे बड़ा, कि जिसके कारण आप आईटीसी का क्लेम कर सकते हैं। ऐसी तो वो कोई बात नहीं बता रहा है कि पैसा जमा हुआ नहीं हुआ, आपका बिल भी बिल्कुल ठीक है, उससे रिलेटेड इसमें कोई जानकारी नहीं दी। उसने ये दिया कि हमने जो सामान है, गुड्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज ड्यूरिंग वारंटी पीरियड। तो वारंटी पीरियड भी तो सेल के बाद की एक्टिविटी है, तो सेल तो कंफर्म है, तो वारंटी पीरियड की आईटीसी यू कैन क्लेम। लिख लीजिए अच्छे से, और ये सारे नोट भी बना के जाइए, तो ये आपको बहुत मदद करेंगे। अगला पॉइंट है आपका गुड्स यूज फॉर कैप्टिव कंजम्पशन। अब ये कैप्टिव कंजम्पशन क्या है, ये जरा मुझे बताइए प्लीज। एक काम करिए, इसको सर्च कर लीजिए, ये वर्ड जरूर समझ में आना चाहिए, व्हाट इज कैप्टिव कंजम्पशन, तब तो आगे बात हो पाएगी। क्या होता है ये कैप्टिव कंजम्पशन? प्लीज इसको सर्च करिए, फिर बताइए कि क्या दिखा रहा है आपको वो कैप्टिव कंजम्पशन के आगे लिखा हुआ। यस बेटा, जल्दी ढूंढिए। इसको मैं बताना ही तब शुरू करूंगा जब आप ढूंढ के मुझे जवाब बताएंगे कि क्या है कैप्टिव कंजम्पशन का मतलब, वरना वो बेटा सारी बातें एक तरफा हो जाएंगी और उसके बाद याद ही नहीं रहेगा आपको। सर कैप्टिव कंजम्पशन मतलब ये होता है कि एक ही मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री या फिर डिपार्टमेंट, मतलब एक ही फैक्ट्री से दो अलग अलग डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर होना। पहले जिस एक डिपार्टमेंट में बना उसी से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया दूसरे असेंबल्स के लिए। हम्म। अ,
ओके, तो इससे क्या समझ पा रही हैं आप? इसको क्या करें हम उस डेट में? बात कुछ क्लियर होने लगी ना? ये क्या करें इसको उसमें? सर शायद तो नहीं होना चाहिए क्योंकि सेम फैक्ट्री में ही वो हो रहा है। ओके, आपको जो मिला होगा वो लिखा है कैप्टिव कंजम्पशन मीन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन डिवीजन एंड कंज्यूम्ड बाय द अनदर डिवीजन of the same organization or related undertaking or manufacturing another product. Accessible value of goods used for captive consumption in based on the cost of production. Okay, captive consumption. हम्म, अब आप मुझे ये बताइए जल्दी से कि कैप्टिव कंजम्पशन यानी आप ही का सामान और आप ही की फैक्ट्री में यूज हो रहा है, ठीक है, यूज हो रहा है दूसरे डिवीजन में, दूसरे डिपार्टमेंट में। तो कुछ केस आपको हमने आपके साथ डिस्कस किए थे, वो इससे थोड़े से अलग थे कि अगर वहाँ से हम रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं समझाने के लिए कि अगर कोई गुड्स है और एक ही कंपनी है और वो एक से दूसरे राज्य में भेज रही है, स्टॉक ट्रांसफर है, अपना ही सामान उसकी कई सारी ब्रांच और ऑफिसेज हैं, एक से दूसरी जगह बेच रही है और स्टेट ट्रांसफर है, ठीक। तो अगर स्टेट ट्रांसफर है तो क्या होने वाला है? अगर स्टेट ट्रांसफर है तो क्या होने वाला है कि अब आपके लिए वो आईटीसी पढ़नी है। बताया था ना मैंने आपको कि आईटीसी पढ़ेगी इन सब केस। दूसरा बताया था कि अगर विद इन द स्टेट ऐसा काम हो रहा है कि आपका हेड ऑफिस भी यूपी के अंदर है और ब्रांच ऑफिसेस भी यूपी के अंदर हैं और तब ये ट्रांसफर हो रहा है, खरीदा बेचा नहीं जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, स्टॉक ट्रांसफर। तो इन सच केसेस अगर दो रजिस्ट्रेशन नंबर हैं तो आपके लिए टैक्स पड़ेगा, और टैक्स पड़ेगा तो फिर आईटीसी आएगी, फिर सारी चीज़ें आ जाएंगी। अगर दो अलग अलग नंबर नहीं है, एक ही यूनिक नंबर से दोनों सारी संस्थाएं आपकी काम कर रही हैं तो फिर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये विद इन द स्टेट का मैटर था केवल। अब कैप्टिव कंजम्पशन, अब वर्ड पे आपको ध्यान देना है बेटा। गुड्स यूज्ड फॉर कैप्टिव कंजम्पशन, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो गुड्स है ये खरीद के आया है बाहर से, हमारा ही बनाया हुआ नहीं है, ठीक। कुछ ना कुछ हमने किया और फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, फिर तीसरे डिपार्टमेंट में भेज रहे हैं, ठीक है ना। तो आपके लिए वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रहा है, जल्दी से वैल्यू बताइए। एडिशन तो होगा, लेकिन सर समझ हम्म, में नहीं आया ये पॉइंट। हाँ, इसीलिए तो इसी पे जोर दे रहा हूँ मैं बार बार। वैल्यू एडिशन हो रहा है आपके लिए? हाँ हो रहा है, यस क्योंकि सर एक से होगा। दूसरी जगह जा रहा है, ठीक। अब ये अगर प्रोसेसेस बहुत सारे लंबे हैं और बात ये मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है, एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन, और मैन्युफैक्चरिंग के केस में इसके पहले क्या लगता था, एक इससे पहले क्या लगता था, जीएसटी के पहले क्या लगता था, क्लियर, ये भी आपको डिस्कस्ड है। और एक्साइज का रूल क्या होता है? एक्साइज का रूल होता है व्हेन गुड्स इज, जो भी आप जो सामान बना रहे हो वो फैक्ट्री से आपकी बाहर निकल जाए, ध्यान से सुनते जाइएगा, वो आपकी फैक्ट्री से बाहर निकल जाए, बस एक्साइज अप्लाई हो गया, क्लियर। एक्साइज अप्लाई हो गया, इतना ही उसको मतलब है कि आपकी फैक्ट्री से बाहर निकल जाए। नाउ यू हैव, पुरानी की बात कर रहा हूँ मैं, तब ये जीएसटी का फॉर्मेट समझ आ जाएगा। आपकी फैक्ट्री से बाहर मिला चार्जेबल टू एक्साइज। Now you have to give the evidences that is not for the use of not for the purposes of the sale, और ये सारे काम फिर आपको करने होते थे, मैं वर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, होते थे, क्लियर। अब मान लीजिए आपकी जो ये शुक्ला ट्रेडर्स या कौन सी भी है गारमेंट्स जो भी, तो इसका एक डिवीजन अलग है, बड़ी उसकी कल्पना कर लीजिए जरा, कंपनी की या बड़ी उसकी की जिसका एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हम मान लेते हैं कि कहीं दूर है, ठीक।
और एक ये जो दूसरा जहाँ कैप्टिव कंजम्पशन हो रहा है, बिकॉज दे आर द मैन्युफैक्चरर्स, दैट इज वाई द वर्ड कैप्टिव कंजम्पशन इज यूज्ड। इफ दे आर द सिंपल ट्रेडर्स तो क्या होता, तो फिर वही स्टॉक ट्रांसफर की स्थिति हो गई ना, जो मैंने रेफरेंस आपको दिया था। अगर ये सिंपल ट्रेडर्स होते और उन्हीं की ब्रांच होती, वो गुड्स में कोई मैन्युफैक्चरिंग करके इनपुट ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन केवल ट्रांसफर कर रहे हैं, केवल अगर वो ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्या होता था, तो भी आपने ये शर्तें लगा रखी है कि एक राज्य से दूसरे राज्य है तो हम टैक्स लगा देंगे, तो मतलब आईटीसी देंगे, दूसरे अर्थों में टैक्स लगा देंगे मतलब आउटपुट निकलेगा, और आउटपुट अगर निकलेगा तो फिर जो आपका इनपुट है उसका क्लेम लिया जा सकता है। एक ही राज्य के अंदर अगर आपके रजिस्ट्रेशन नंबर अलग अलग से हैं, उससे आप ऑपरेट कर रहे हैं, तो भी हम टैक्स लगा देंगे मतलब आईटीसी का क्लेम देंगे। क्लियर है ये बात। अब अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है, तो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के केस में कैप्टिव कंजम्पशन बिटवीन द टू डिपार्टमेंट्स और द टू डिविजन्स, अब आपके उससे तो बाहर सामान जा रहा है ना निकल के, तो आप उस जगह पर आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। उस जगह पर बिलिंग एक डिवीजन से दूसरे डिवीजन में हो रही है विच इज लोकेटेड, तो अब आपका ट्रांसफर होगा, सामान निकल के बाहर जाएगा और बाहर निकलेगा, क्योंकि आईसीसी में सब्जेक्ट क्या है फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन, व्हेन गुड्स इज लीव्ड और डिस्पैच्ड फ्रॉम द प्रेमाइसेस, इस तरीके की कुछ वर्डिंग है। अब आपका जीएसटी किस पे अप्लाई हुआ था, जो आपके पुराने टैक्सेस चल रहे थे सारे, उन्हीं के ऊपर एक अम्ब्रेला की तरह वो आया है, एडजस्टमेंट ऑफ द टैक्स रेट्स, इन सारी चीज़ों को उसने किया है, तो बाकी सारी चीज़ों में पुराना नेचर है। अब अगर हम यहाँ पे इसको छूट दे देंगे स्टॉक ट्रांसफर की मैन्युफैक्चरिंग के केस में, तो जो स्टॉक ट्रांसफर नॉर्मल बिजनेस वाले कर रहे हैं वो नहीं चिल्लाएंगे कि आपने इनको तो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने की छूट दे रखी है, और ये तो बना भी रहे हैं, इनके यहाँ से तो सामान निकलता है दूसरी जगह जाता है, इनको तो आपने छूट दे रखी है, हम ही से क्यों नाराज हैं भाई, आर यू गेटिंग, हम ही से क्यों नाराज हैं आप। बेसिकली बात क्या है कि इन द केस ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग व्हेन द गुड्स लीव्स द प्रेमाइसेस ऑफ द मैन्युफैक्चरर, इट इज liable to be taxed। ये एक लाइन आपको याद है। तो इन द केस ऑफ दिस कैप्टिव कंजम्पशन, कंजम्पशन मतलब अब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, वहां पर वो कंज्यूम होके कुछ और बनेगा, बट इट इज लीविंग अ प्लेस। अगर वो एक प्लेस लीव कर रहा है तो हर चेन पे आप लगा लो ना टैक्स, क्या दिक्कत है, हर चेन पे आप टैक्स लगा लो, हर चेन पर आपकी इनपुट क्रेडिट भी जनरेट हो जाएगी। तो इस केस में जब ये कैप्टिव कंजम्पशन है, इन सच केसेस you can claim the ITC because such transfers are within your department। तो ये आपके लिए क्या कारण बन जाएंगे, दे आर इन सच केसेस यू कैन क्लेम द ITC। लिख लीजिए इसको अच्छे से, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइए। इसीलिए मैं चाह रहा था कि अगर आप इनको घर से निकाल करके लाने की कोशिश करते तो कई सारी चीज़ें आप सर्च करते ढूंढते, तो जो ये डिस्कशन है ये और अच्छा हो जाता। ठीक, चलिए, कोई डाउट है बेटा अब इस पॉइंट पर, गुड्स यूज्ड फॉर द कैप्टिव कंजम्पशन। यस बेटा, कोई डाउट? प्लीज रिस्पॉन्स कर दीजिए, एनी वन ऑफ यू, आइदर यस आइदर नो। क्या हो गया यार, इतने सारे लोग नो, ओके। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं हम लोग। गुड्स परचेज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड। कुछ ऐसा सामान आप लेके आए, इसने फैक्ट्री की शेड का निर्माण किया और वो कैपिटलाइज्ड किया है आपने। क्लियर? तो ये जब आप खरीद के लाए तो इसमें भी आपने कुछ आईटीसी पे की होगी, तो अगर इसमें आपने आईटीसी पे की है तो फिर क्या होने वाला है, इट इज
इस पे क्या करें यार, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक पॉइंट आप लोग बता दो, इस पे क्या हो यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये भी तो यार फैक्ट्री में इस्तेमाल हुआ है, क्या करना होता है इसका, क्या होना चाहिए? दो में से एक ही होगा, या तो आईटीसी मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। तो कोई भी आंसर आप जनरेट करिए, फिर डिस्कशन स्टार्ट हो। मेरी सुनते रह जाएंगे तो एक तरफा बात हो जाएगी। और इसको जोड़ लीजिएगा, जो आपका हम लोगों का पॉइंट डिस्कस हुआ था विथ इन केस ऑफ द क्लेम रिगार्डिंग द आईटीसी ऑफ कैपिटल गुड्स। ठीक याद आ रहा है? इसके साथ में कनेक्ट करके आप इस पॉइंट को बताइए मुझे। देखिए ये तो कैपिटल गुड्स की श्रेणी में जा रहा है, तभी उसमें लिखा है कि इज कैपिटलाइज्ड। नॉर्मल तो नेचर का ये एक्सपेंस है नहीं, और आपको एसेट्स पर भी आईटीसी मिलता है। शर्त ये है कि डेप्रिसिएशन ना लिया हो केवल आपने, टैक्स वैल्यू का। ठीक, अगर टैक्स वैल्यू का डेप्रिसिएशन लिया है तो फिर नहीं मिलता। तो इस केस में क्या करें? द गुड्स परचेज यूज फॉर द preparing of factory shed and same has been capitalized, मतलब एसेट इन्हांसमेंट। हाँ बोलिए तुलिका जी, कुछ बोल रही थी आप। सर आईटीसी लेंगे इस पे, क्योंकि ये बिजनेस पर्पज से गुड यूज हुआ है। बड़ा खबड़ा है। एक काम करिए, पहले तो लिख लीजिए कि इस पे आईटीसी नहीं मिलेगी। अब हम डिस्कस करते हैं क्यों नहीं मिलेगी। ठीक, ठीक है सर। गुड्स परचेज एंड यूज फॉर प्रिपेयरिंग द फैक्ट्री शेड एंड सेम हैज बीन कैपिटलाइज्ड। अब अगर ये आपने कैपिटलाइज कर लिया तो एसेट का इन्हांसमेंट किया, वो एसेट आपकी बिल्डिंग है और वो बाकी चीजें, इस सच बिल्डिंग हैज प्लेइंग एनी रोल। अब आपको मैंने क्या याद दिलाया था कि इज देयर एनी वैल्यू एडिशन और परफॉर्मिंग एनी डायरेक्ट सपोर्ट एक्टिविटी? नहीं, वो मशीनरी के केस हैं कि जिनमें आप ये क्लेम कर सकते हो आईटीसी का। ठीक, वो मशीनरी होती हैं जो आपके प्रोसेस को आगे बढ़ाती हैं, जिसके बगैर बिजनेस की एक्टिविटी रुक जाती है। ठीक ना, ये बहुत अच्छे से दिमाग में बिठा लेना है। फिक्स्ड नेचर की जो इस तरीके की भी कोई चीज आपके आगे आ जाए कि वो बिल्डिंग खरीदी, और तो बिल्डिंग खरीदी नहीं आएगी इसमें। ठीक, बिल्डिंग खरीदी के अपने जगह पे होंगे कि उनका आप डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, उनका दूसरी जगह से इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इन द केस ऑफ द क्लेमिंग द आईटीसी, आईटीसी इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद the input tax paid regarding the business process activities for making or augmenting your product or services and transferring such product or services to the next point of the chain। इसमें बिल्डिंग का या शेड का रोल बेटा नहीं है। ठीक, इसको दूसरे थोड़े से ढंग से समझ लीजिए जिसमें दिमाग में हमारे आपके अच्छे से चला जाए। उस बिल्डिंग को से कोई दिक्कत आने लग गई, उसका मकान मालिक कोई दूसरा है, या मुझे लगा कि अब मुझे ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत है, मुझे थोड़ी बड़ी बिल्डिंग लेनी चाहिए, इसको मैं बेच देता हूँ। तो अगर आप नई जगह पे शिफ्ट हो गए तो मशीनरी आपको चाहिए कि जिससे आपका प्रोडक्ट बने, वो भी एक एसेट है। और इसका आईटीसी इसीलिए अलाउड है क्योंकि वो डायरेक्टली बिजनेस पर्पस के साथ अटैच है। मींस वहां पे एक वर्ड आता है कैपिटल गुड्स, को जाके एक बार पढ़िए, आपको उसमें मिल जाएगा जो भी हमने भेजा है, या पीछे सर्च कर लीजिए। तो जो कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में वो ही आएंगे कि विच आर यूज्ड फॉर द प्रोसेसिंग और द एक्टिविटी ऑफ योर प्रोडक्ट लाइन हो, जो भी उसमें आप काम कर रहे हो उसके प्रोसेस में इस्तेमाल हो जाए, ऐसा वो एसेट हो। तो बिल्डिंग तो हम बदल सकते हैं, हमारी प्रोसेस पर, हमारी एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं आएगा कि नहीं बिल्डिंग एक्स ही चाहिए हमको। हाँ, लेकिन अगर आपके गुड्स का कोई स्पेसिफिकेशन है तो मशीनरी एक्स ही चाहिए तभी निकलेगा। मशीनरी वाई आप ले आए तो हो सकता है कि वो जो स्पेसिफिकेशन है वो चेंज करना पड़े। क्लियर? तो इस तरीके के जो एसेट्स हैं बेटा,
वो तो आईटीसी के लिए अलाउ होंगे, मशीनरी या इस तरीके के कनेक्टेड। लेकिन अगर आप बिल्डिंग को एडजस्ट कराएंगे तो बिल्डिंग एडजस्ट नहीं होगी। ठीक, बिल्डिंग या बिल्डिंग में कोई भी आर्गुमेंटेशन। क्लियर? कोई डाउट? समझ आ गई बेटा ये बात? आगे चले। यस, यस सर। तो सीमेंट यूज्ड फॉर द मेकिंग द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी। अब ये तो आपको क्लियर हो रहा होगा ना, इसकी आईटीसी अलाउड हो जाएगी, कारण ये प्लांट और मशीनरी में इस्तेमाल हो रहा है। अब आप फर्क देखते जाइए, दोनों से ही एसेट बन रही हैं, ठीक, और दोनों ही कैपिटल गुड्स के नेचर की हैं, और वो कैपिटल गुड्स जो आपकी बिजनेस एक्टिविटी के कार में कंज्यूम हो, और अच्छा सा वर्ड आप लिख लीजिए, कंज्यूम हो। मशीनरी को हम चलाएंगे तो उसका जो डेप्रिशिएशन या जो भी उसकी वर्किंग है, दैट इज टू बी कंज्यूम्ड इन द एक्टिविटी और प्रोसेस ऑफ बिजनेस। पर बिल्डिंग और ये चीजें नहीं आएंगी, अच्छे से लिख लो। गुड्स परचेज्ड, क्या था, सीमेंट यूज्ड फॉर द मेकिंग फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू प्लांट एंड मशीनरी, ये अलाउ हो जाएगा, क्योंकि प्लांट एंड मशीनरी की इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं, ये तो आपने पढ़ा है ना, कि उससे इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जितनी सारी चीजें हैं वो कॉस्ट ऑफ सच मशीनरी में चली जाती है। तो अगर कॉस्ट ऑफ मशीनरी में जा रही हैं वो, तो सीमेंट ईमेंट तो कॉस्ट ऑफ में चली जाएंगी, लेकिन उसके साथ जो टैक्स आया है वो इनपुट हो जाएगा, और वो किसकी वैल्यू को इन्हांस कर रहा है, मशीनरी की। और मशीनरी का कैपिटल, मशीनरी जिस नेचर की कैपिटल गुड्स है, उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको अलाउड है। तो इसको आप आउटर कॉलम में लिख लीजिए, जो भी इसकी वैल्यू है। क्लियर? जहां जहां पर भी आपका नील आ जाए, वो सारी जगह का नोट आपको एट द एंड ऑफ क्वेश्चन लिखना चाहिए। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन है वो आपको बोल रहा है कि ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ, ये ट्रांजैक्शन हुआ, इस पे ये आए, ये इनपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है, ये इनपुट टैक्स है, पूछ ही रहा है आपसे कि आप बताओ कि अब इनको कितने की कितना इनको अवेलेबल है, कितना ये क्लेम कर सकते हैं। तो यार जो जो क्लेम होता चला जा रहा है, एक दफ़े आप उसका नोट भले मत लिखो, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप जिसको डिसअलाउ कर रहे हो उसको तो कारण बताना पड़ेगा कि वाई यू आर नॉट टेकिंग इट। ठीक, तो जहां भी नील आ जाए तो उसका एक वर्क नोट आप नीचे दें। ठीक, नील के पास आप एक लिख दें वर्क नोट 1 या स्टार 1, जो भी, और उसके बाद उसको एट द एंड आप एक्सप्लेन करें कि वाई इट इज़ नॉट इंक्लूडेड। ठीक, आपकी नॉर्मल क्लास चल रही है, उसमें सारे बच्चे आ रहे हैं, कोई एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है। कोई दो आने वाले हैं, उनको कोई टीचर रोक दे, आप फ़ौरन सवाल पूछते ना, क्यों देर से आए आप? अरे देर, वो सर फाटक बंद हो गया था, फलाना हो गया था, मतलब सम आर्गूमेंट इफ यू आर स्टॉपिंग एनीबडी। तो इन केस में आप इस ट्रांजैक्शन को स्टॉप कर रहे हो अंदर आने से, तो आपको इसका एक्सप्लेनेशन नीचे जरूर देना चाहिए, अगर किसी भी क्वेश्चन में नील आ जाए तो। इतना मेरा केवल जोर था आपसे। अब नेक्स्ट पॉइंट है आपका, और ये आसान है, ये तो पीछे भी आपका किया हुआ है। इसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, जोड़ दीजिए फटाक से, कुछ नहीं करना आपको। ठीक, इसके आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, इसको आप जोड़ दीजिए। नाउ मेक द टोटल, और इस टोटल के आगे आप लिख दीजिए कि एडमिसेबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर मिस शुक्ला गारमेंट्स, और इसका टोटल लगा दीजिए। अब कोई क्वेरी आ रही हो इन दो क्वेश्चंस पर तो उसको पहले हम लोग ले लें, फिर आगे बढ़े। यस बच्चों, कोई क्वेरी आ रही है? जल्दी बताइए। नो सर। ओके, तो अब एक काम करिए, मुझे फटाफट से ये बाकी के जो क्वेश्चन है ये आप लगाएं। ठीक, आगे के जो क्वेश्चन है वो आप लगाएंगे, तब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। नाउ छोटे छोटे से एक दो पॉइंट्स हैं जो आपको और पता हो जाने चाहिए।
तो उसमें ज़रा मुझे बताइए एंटी प्रॉफिटरी, या तो आप क्वेरी बना के लाइए वो डिस्कस हो। एंटी प्रॉफिटरिंग ये क्या है? नाम सुना है? जीएसटी के केस में इसका बड़ा रोल है। छोटे शॉर्ट पीरियड के लिए था लेकिन रोल तो था इसका। सर्च करिए इसको, एंटी प्रॉफिटरिंग। हाँ बेटा जल्दी बताओ। एंटी, ANTI, प्रॉफिट, ईयर, डबल टी कर लेना, RING, एंटी प्रॉफिटियरिंग इन जीएसटी, ऐसा कुछ डालिए फिर बताइए क्या लिखा दिख रहा है आपको। यस बेटा। यस, ढूंढा आपने? जल्दी से सर्च करिए और बताइए। एक दफे बेटा आप उसको सर्च करेंगे ना तो एक दफा उसको आप अच्छे से देख लेंगे, और तभी डिस्कशन का कुछ मतलब बनता है। वरना एक तरफा बोल दूंगा मैं तो फिर अभी आएगी, फिर हवा में उड़ जाएगी। जल्दी से सर्च करके किसी को बताना है, इतनी क्या बात हो गई। यस, किसी ने भी सर्च नहीं किया यार, इतना तो बहुत इस समय आप लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के मास्टर हैं एकदम। जल्दी से जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ इसको डाल के सर्च करके कोई मुझे आगे बताएगा तब तो आगे बात हो रही है, ठीक? वरना तो यही आपका रिस्पांस है जो कि नोटेड है हर जगह। प्लीज जल्दी बताइए एंटी प्रॉफिटरिंग। पीछे से अगर कुछ इसका वो चल रहा होता, आपको देखा होता तो पता होता, नहीं तो आप जल्दी सर्च करो और मुझे बताओ। प्रॉफिट आपको पता ही है, एंटी आपको पता ही है, उसके प्रॉफिट के आगे DERING जोड़ना है। यस, किसी का स्पीकर खुल रहा था। यस उत्कर्ष, हाँ बताइए। Sir, please spell the word again. एंटी प्रॉफिटियरिंग, एंटी लिखिए ANTI, प्रॉफिट ERING, एंटी प्रॉफिटियरिंग। बहुत सिंपल सी बात है, जब आप इसको एक मिनट देख लीजिए फिर वो बस 2-3 मिनट में एक्सप्लेन हो जाएगी, लेकिन ये आपकी नॉलेज को बहुत इन्हांस कर देगी। सर देख तो रहे हैं पर समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ आप बताइए उत्कर्ष जी। सर रिडक्शन करता है टैक्स में, मतलब जो सप्लाई हम लोग गुड्स ही करते हैं उसमें रिडक्शन करता है ये अच्छा, इतना कुछ टैक्स का। समझ आ रहा है, ठीक ना? इसीलिए बेटा मैंने आपको सर्च कराया है।
हेलो। आप लोगों हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, उसमें ये लिखा है ना कि अगर टैक्स और इनपुट में किसी भी तरीके का रिडक्शन होता है तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन है वो आगे भी उस बेनिफिट को मतलब पास करेगा प्राइस को कम करके। एक बात मुझे बताइए, आपकी क्लास में 2 उत्कर्ष गुप्ता हैं क्या? यस सर। अच्छा, दोनों एक ही सेक्शन में हैं? यस सर। ओके। तो यार अब इसमें 1 2 किसको माने हम? कोई समस्या मेरे आगे कर दे रहे हैं आप। सर पापा का नाम भी सेम है, दिक्कत और बड़ी है। ओके, ओके। अरे बाप रे बाप! तब तो तुम लोगों ने मुझे बड़े झटके में डाल दिया यार। और यस अभी सर। तो ऑनलाइन क्लास का ज़माना है। ऑफलाइन होता तो कम से कम चेहरे से पहचाना जा सकता था। सर डीपी यार जो चेंज है भी, दोनों की। ओके, ओके, चलिए अच्छा। तो अब हम लोग अपनी मेन बात पे आ जाते हैं। तो जो इन्होंने जवाब दिया उत्कर्ष जी ने कि ये जो रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ द टैक्स है, ये नेक्स्ट चेन पे आगे ट्रांसफ़र किया जाए, इतनी बात हो रही है। तो इसका जो बेसिक इम्प्लीकेशन था, दैट वाज़ एट द टाइम व्हेन जीएसटी इज़ इम्प्लीमेंटेड। जब ये जीएसटी शुरू में लाया गया, अभी हम कह सकते हैं हाँ शुरुआत का ही समय चल रहा है, लेकिन अब फिर भी काफ़ी समय हो गया है। तो क्या हो रहा था कि कई सारे टैक्सेस चल रहे थे, इनके कारण हर लेवल पर मैंने आपको बता भी दिया अच्छे से कि कैस्केडिंग ऑफ टैक्सेस होती थी। इसके कारण आपको सामान या जो भी चीज़ें थी, वो हो सकता है कि किन्हीं किन्हीं कमोडिटीज़ में थोड़ी महंगी मिल रही हो। अब जीएसटी जब अप्लाई हुआ तो अगर वो सारे कैस्केडिंग के बाद इफेक्ट अगर 21-22% टैक्स का पड़ता है और उस पर मान लेते हैं हम कि 28% जीएसटी आ गया, या सॉरी 18 आ गया, तो ये जो क्योंकि वो तो एक साथ आया ना, तो ये जो 2-3% का कोई रिलैक्सेशन मिला, क्योंकि आपकी आदत पड़ी हुई है बेचने वालों की कि हम तो 22% या 21% टैक्स ले रहे थे, और ये आगे जो लोग हैं चेन में आगे या जो एंड कंज्यूमर है, इनको इतना पैसा देने की तो आदत पड़ी है। तो पीछे अगर ये कुछ कम हो गया है जीएसटी के कारण, तो जो भी रिडक्शन इन द टर्म्स ऑफ टैक्सेस आया है वो आगे पास करें आप। अगर आप पास नहीं कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर टेकिंग अ प्रॉफिट विच इज एंटी, ठीक, एंटी इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, एंटी इन द टर्म्स ऑफ एप्लीकेंस और द compliance of GST, in the compliance of the things provided for the beneficiaries to the GST। ये जो benefits मिल रहा था ये आगे आप ट्रांसफर करें। अगर आप इसको रोक रहे हो देन इट इज एंटी प्रॉफिटेरिंग। और इसको लाया क्या, किस कारण से गया, लिख लीजिए। इसके लिए बकायदा एक कोर्ट का जजमेंट आया है। कई सारी कंपनीज ने और कई सारे लोगों ने ये खेल शुरू कर दिया था, ठीक कि उन्होंने ये जो भी इनको, क्योंकि कई सारे टैक्सेस थे ना, तो कोई छोटा सा हटा उसके कारण 1-2% का जो बेनिफिट आ रहा था वो आगे की चेन में ट्रांसफ़र नहीं करना था, कर रहे थे, ठीक। अगर ऐसा नहीं कर रहे थे तो कई सारे केसेस गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो उसके बाद ये एंटी प्रॉफिटरिंग के अगेंस्ट में जजमेंट आया है एंड दिस एक्ट इज कंसिडर्ड एज एंटी प्रॉफिटरिंग। इसको रोका गया है बकायदा क्लॉज ला करके जीएसटी में, बाय द डॉक्ट्राइन ऑफ, लिख लीजिए। इसके बेस में डॉक्ट्राइन क्या था, मतलब सिद्धांत क्या था, विचार क्या था कोर्ट का, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट, UNJUST इनरिच MENT, ठीक। बेस क्या बनाया उसने, कोर्ट कोई भी जजमेंट देती है तो कभी भी किसी कोर्ट का कोई जजमेंट आप पढ़िए तो बात उसको अगर 4 लाइन की कहनी है तो उसके लिए हो सकता है उसको 40 पन्ने लिखने पड़े, तब वो 4 लाइन का जजमेंट आता है। तो जजमेंट ये कि एंटी प्रॉफिटरिंग पनिशेबल है, एंटी प्रॉफिटरिंग पर पेनल्टी लगेगी, एंटी प्रॉफिटरिंग इज नॉट अलाउड। इस जजमेंट के लिए डॉक्ट्राइन क्या है, डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट इनरिचमेंट। ये जो जस्टिफाइबल इनरिचमेंट है आपका इन द प्रोसेस और द एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस, वो तो अलाउड है, दिस इज अनजस्ट बिकॉज इफ यू आर नॉट ट्रांसफरिंग, मतलब नॉट ट्रांसफरिंग टैक्स तो बेटा देना ही पड़ेगा। और अच्छे से समझ लीजिए, जो टैक्स आपका कलेक्ट है और जो दूसरा उसको क्लेम करेगा वो तो आपको देना ही पड़ेगा, लेकिन पीछे वाले को आदत पड़ी थी कि ये सामान हम 100 रुपए का खरीदे जो आगे चेन में था, और टैक्स कम हो जाने के कारण अब वो आपको 98 रुपए का पड़ रहा है। तो 2 रुपए आपने कॉस्ट में बढ़ा लिए केवल इस कारण से
कि यार आगे तो हम 100 का ही बेचते हैं, तो हम अपने सामान को बढ़ा लेते हैं। तो ये जो बेनिफिट आपको मिल रहा है ड्यू टू द रिडक्शन ऑफ टैक्स, इसके कारण आप अपना वैल्यू ना बढ़ाएं, दैट इज एंटी प्रॉफिटरिंग। और ये बेस है डॉक्ट्राइन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट। क्लियर? तो कोई डाउट है इस पे बेटा? इज इट क्लियर? यस सर। तो इस तरीके की छोटी छोटी बातें आप पॉइंट्स की तरह अलग से लिखें, और जब भी आपको आंसर करने का मौका मिले और आपको जगह मिलती है, तो इन पॉइंट्स को आपको डालना चाहिए, इनको अंडरलाइन करना चाहिए। यही आपके आंसर्स की ग्रेविटी को बढ़ाएंगे, जो आपको अच्छा स्कोर करा पाएंगे। नॉर्मल तो सारे लोग देंगे बेटा, ठीक? तो कोशिश ये आपकी होनी चाहिए कि जो जो क्वेश्चन बचे रह गए इनको आप सॉल्व करके मुझे भेजिए। आप पूछ रही थी ना कि सर वो कैसे क्या मिलेगा, ये सब उसी के पार्ट पार्शियल है। तो ये आप इन जो भी अब आपके 2-3 कुछ बचे रह गए उनको आप करके मुझे भेजिए आज, ठीक? ओके सर। आप रात को 8 बजे तक भेज दीजिए जिससे मैं देख पाऊँ, तो इनको भेज दीजिए। और साथ में कोई आपके पास क्वेरी जनरेट हो रही हो तो उनको एक जगह इकट्ठा कर लीजिए, ठीक? उनको डिस्कस कर सकते हैं हम लोग, वरना ऐसे ही छोटे छोटे नए नए पॉइंट्स, क्योंकि ऑलमोस्ट कोर्स आपका लगभग कवर हो गया है। अब आप मुझे बताइए कहाँ दिक्कत है, तो उसको मैं डिस्कस कर लूँगा, ठीक? वरना ये न्यूमेरिकल्स चलेंगे आपके, जो आपको मजबूत कर देंगे, और इसी में रिवीजन भी होगा आपका छुपा हुआ। क्योंकि आपने देखा पीछे के जो क्वेश्चन डिस्कस हुआ, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई का पॉइंट आ रहा है कि वो इनवॉइस कब कटी और कब उसको हम ले कि ना ले, मीन्स व्हाट टाइम वी हैव टू रिकॉर्ड रिगार्डिंग द सप्लाई, ठीक? तो टाइम ऑफ सप्लाई का रिवीजन है ये, मैं हिंट कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन में एक जगह बात आई थी ना कि वो क्या बिल अक्टूबर में कटा, सितंबर में कटा, आईटीसी ले कि ना ले, मीन्स रिकॉर्डिंग ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम, कि क्या हम सप्लाई का टाइम माने, तभी तो क्लेम को हम जनरली समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आप देखते चलो, फिर आप मुझे भेजो। कल जो हमारे न्यूमेरिकल्स रह गए हैं उसको हम लोग डिस्कस करते हैं, और एक दो पॉइंट्स जो हमको कुछ और इसमें बेहतर समझ आते हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। ओके? कोई और क्वेरी है बेटा आज के सेशन से रिलेटेड? यस बच्चों? नो सर। ओके, चलिए देन, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छी मीटिंग थी आप लोगों के साथ। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। थैंक यू।